हेलो एवरीबॉडी, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 40th क्वेश्चन तक हो गया था। 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो 41st क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट पूछ रहा है। तीनों ध्यान से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक का बेसिक क्वेश्चन है, जनरल स्टेटमेंट है और आंसर है इसका डी। पहले भी हमने साइंस एंड टेक के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पे आपको जो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है वो प्रूफ नहीं होता है इजीली, तो मैक्सिमम इसका आंसर डी होता है। ठीक है, ब्रॉडली सोचे तो क्योंकि ये तीनों जनरल स्टेटमेंट है, विल टेक इट एज, क्योंकि ये तीनों जनरल स्टेटमेंट है और कुछ भी अपसर्ड नहीं लग रहा है इन स्टेटमेंट्स में, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियर, ईसापुर, कंसाबती। देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है काफ़ी, और मैं यहाँ पे गेसिंग कुछ नहीं बताना चाहूँगी। अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो आप अटेम्प्ट करें, वरना इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वहाँ छोड़ने के लिए ही होते हैं, आप उससे घबराएं नहीं। जो 5-6 क्वेश्चन अगर आपको ऐसे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, जस्ट लीव देम। ओके, नेक्स्ट देखिए, आंसर है इसका वाटर रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू यूज हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG एज फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। SNT का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ HCNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। देखिए, कुछ भी एलिमिनेशन मतलब टोटली कंप्लीटली एलिमिनेट करना, नेचर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है। 1 को अगर मैं रॉन्ग कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो करेक्ट पूछ रहा है तो A और D कैंसिल आउट होते हैं। अब आप बचते हैं 2 या 3 या 4 के बीच। 4 पहले देख लेते हैं क्या है। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। देखिए, अगर ये कुछ एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो ये एक्सपेंसिव होगा ना, लेस एक्सपेंसिव नहीं होगा। HCNG इज मोर एक्सपेंसिव CNG, तो ये रॉन्ग हो रहा है। तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी विच इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। ड्यू ड्रॉप्स जो है क्लाउडी नाइट में क्यों फॉर्म नहीं होते? ऑप्शन देखिए, क्लाउड अब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम अर्थ सर्फेस। सेकेंड देखिए, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। थर्ड देखें, द अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। D is clouds reflect the blowing wind to ground level। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ड्यू ड्रॉप्स बनते कैसे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो तो जो वाटर वेपर्स है जो एयर में फैले हुए होते हैं, और टेम्परेचर गिरने से क्या होता है, एयर कंप्रेस होती है ना, हीट बढ़ती है तो एक्सपांशन होता है एयर का। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये कंप्रेस होगी, और जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो जो पानी होता है वो कोई भी सरफेस के ऊपर बैठ जाता है। यही होता है ड्यू ड्रॉप। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे नहीं होगा, क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं होगा। तो सिंपल हमारा लॉजिक होगा कि क्लाउडी नाइट में हीट उतनी रहती है एटमॉस्फेयर में कि ड्यू ड्रॉप क्रिएट ना हो। ठीक है, हीट रहती है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक अर्थ रेडिएशन विच इज़ ट्रू। इसकी वजह से जो एडिक्वेट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर मैंने कैसे निकाला, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ऑप्शन क्या होगा। अब ये बाकी ऑप्शन देखिए, अगर हम क्लाउड्स एब्जॉर्ब रेडिएशन रिलीज फ्रॉम अर्थ सरफेस, इससे क्या होगा, इससे हीट बढ़ रही है क्या एटमॉस्फेयर की? नहीं, एटमॉस्फेयर की नहीं बढ़ रही, तो ये कैंसिल आउट होता है। अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, ये तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बनने चाहिए थे ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है, डी देखिए, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल, ये भी इरेलीवेंट सा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। 45th देखते हैं। 45th क्वेश्चन है और फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, 44th Amendment to the Constitution introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review। ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है। ये अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट था। ठीक है, जो इमरजेंसी के वक्त लाया गया था, तो ये 44th तो नहीं है, जो कि 1978 में आया।
सेकेंड देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग द वॉयलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दिस इज वेरी ट्रू, ये एक्चुअली एनजेसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनजेसी पे था, एनजेसी था, और जो कि नल एंड वॉइड करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था पॉलिटी का। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पॉलिटी का एक क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब देखिए ये ट्रू नहीं है, अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ें तो आपको पता चल जाता है। अगर आपने नहीं भी ठीक से पढ़ा है, नहीं याद है कुछ, तो कैन नॉट, हाँ, डिड नॉट, ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं वैसे। अब देखें द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा जो कैन, ठीक है, माइट, मे, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं और ये ज़्यादातर राइट होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट ट्रू, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, ये तो केस टू केस बेसिस पे वो लोग वो डिसाइड करते हैं। अब आप देखें, अगर 1 और 2 कैंसिल आउट होते हैं, ऑप्शंस में देखेंगे हम लोग 1 और 2 अगर हम कैंसिल आउट करें तो हम ए और डी एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। अब 3 यहाँ पे कॉमन है, चेक हमें 4 करना है। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस of the parliament and supported by the majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting। ये ट्रू स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत का बेसिक है, आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एड अप हुआ था, ठीक है, तो ये आंसर बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ओके, ये देखते हैं हम लोग। नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत है स्टेटमेंट। ये अलोकेशन बिडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर 2 रॉन्ग है, यहाँ पे देखें आप, बी और डी एलिमिनेट होता है। अब या तो 1 राइट है या 3 राइट है। यहाँ पे देखिए दैट स्टेटमेंट, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। देखिए ये तो बड़ा अपसर्ड सा और एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अभी कोल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो सेल्फ सफिशिएंट हम लोग नहीं हुए हैं। आप करंट अफेयर अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है, ये वाली चीज़ बड़ी नॉर्मल सी है। तो बाय एलिमिनेशन वी आर गेटिंग दिस आंसर ए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है देन यू आर रीचिंग टू द आंसर, यही है एलिमिनेशन टेक्निक। बस आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। अब मुझे ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग करना और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग करना, ये मुझे नॉलेज से पता चलेगा। तो हार्डवर्क ज़रूर करें बट वहाँ पे प्रेजेंट रहें तो एलिमिनेशन से आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। सपोज आपको ये नहीं पता है, नेक्स्ट देखें, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 times। अगर आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही नहीं पता होगा तो सेकेंड भी आपको नहीं पता होगा। थर्ड अगर हम चेक करें, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ यू सी, जो थर्ड स्टेटमेंट है यूपीएससी इज चेकिंग अबाउट दिस ओनली, कि आपको पता है क्या ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप इसे रॉन्ग करार देते हैं तो आपके बी, सी और डी एलिमिनेट होते हैं, और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ए, और ये थर्ड स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 50th और आज का लास्ट, अंडर विच शेड्यूल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन शेड्यूल के बारे में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो सिंपल सा आंसर है, ये 5th शेड्यूल में है। 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नेंस कैसा होगा, सारी फंक्शनिंग वो सारा डिफाइंड है। तो ये आंसर हो जाता है 5th शेड्यूल, ठीक है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे पता चला देखिए शेड्यूल से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इम्पॉर्टेंट आपको पता चल जाता है पॉलिटी में कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स देख के जाएं, शेड्यूल एरियाज देख के जाएं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे जो 9 शेड्यूल है ये बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में ऐड हुआ था। यहाँ पे ईयर मैं बता देती हूँ, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू इनके टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।